Good morning, students and my dear friends. I'm Dr. Shalini Shukla, and today is 24th of January 2022, Monday. Inspiration of the day is when life gives you Monday, dip it in glitters and sparkle all day. आज के डिस्कशन में हम ये सारी न्यूज़ आर्टिकल कवर करेंगे जिसपे हम डिस्कस करेंगे गवर्नमेंट ने जितनी भी फर्म्स हैं उनको अपनी मार्केट वैल्यू ऑफ असेट्स डिक्लेयर करने को बोला है। इसके अलावा बजट में ग्रोथ और इक्विटी को लेकर के जो बैलेंस क्रिएट करना है उसको लेकर के एक्सपर्ट्स का क्या ओपिनियन है उसको भी डिस्कस करेंगे। अपार्ट फ्रॉम इट वी विल डिस्कस अबाउट द CII एक्स्ट्रा 1% CSR companies hope for soaps in budget for boosting the capital expenditure, infrastructure budget wish list. Apart from it, we will also discuss two news related to the companies Devas and RIL. So this is going to be the very interesting discussion. Do not skip the video. So let's start with article number 1 that is given on page number 1. Government firms asked to declare market value of assets. पिछले कुछ सालों से करंट गवर्नमेंट का जो फोकस है वो प्राइवेटाइजेशन को लेकर के बहुत ज़्यादा है। बहुत सारे जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं उनके डिसइन्वेस्टमेंट का भी गवर्नमेंट प्लान कर रही है और उस डिसइन्वेस्टमेंट प्रोसीडिंग के थ्रू government is trying to collect the large amount of revenue. So simply in order to boost the investors interest into upcoming public sector undertaking stocks जैसे कि LIC का स्टॉक आने वाला है और बहुत सारी अदर कंपनीज के भी प्राइवेटाइजेशन और डिसइन्वेस्टमेंट की बात कर रही है गवर्नमेंट और इवन पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स को भी बोल दिया गया है कि दे कैन एक्सेस द मार्केट फॉर एडिशनल फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट। तो इसीलिए अगर पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स अपने स्टॉक्स अपने शेयर्स को मार्केट में लाएंगे तो देयर नीड्स टू बी द good investors interest. So simply in order to boost the investors interest, government is actually asking all the public sector undertakings to declare their market value of what? Market value of their assets include land assets as well as the other real estate assets. क्योंकि गवर्नमेंट का ये मानना है कि जो भी रियल स्टेट के असेट्स हैं पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स के पास में वो एक्चुअली अंडर वैल्यूड है। क्यों? क्योंकि वो बुक वैल्यू पर बेस्ड है इन देयर बैलेंस शीट फॉर ईयर्स। और डेफिनेटली जो मार्केट वैल्यू है स्पेशली अगर रियल स्टेट असेट्स की बात करी जाए लैंड की बात करी जाए तो वो मार्केट वैल्यू बुक वैल्यू से बहुत ज़्यादा डिफरेंट होती है। और जबकि इन पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स के केस में सालों से सेम बुक वैल्यू चलती हुई चली आ रही। तो गवर्नमेंट का कहना है कि जितने भी रियल स्टेट के असेट्स हैं लैंड के असेट्स हैं पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स के पास वो एक्चुअली अंडर वैल्यूड हैं जिसकी वजह से फर्म्स की ओवरऑल मार्केट वैल्यू पर इम्पैक्ट पड़ रहा है। क्योंकि असेट्स भी मार्केट वैल्यू को कहीं ना कहीं इम्पैक्ट करते हैं। तो अगर असेट्स और अगर लैंड और रियल स्टेट जैसे असेट्स की बात करी जाए अगर वो अंडर वैल्यूड है तो डेफिनेटली किसी भी फर्म्स की पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स नहीं किसी भी फर्म्स की ओवरऑल वैल्यू और एम्बेडेड वैल्यू पर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा। क्योंकि कहीं ना कहीं जो असेट्स होते हैं फर्म्स के अगर हम फिक्स्ड असेट्स की बात करें तो वो फर्म की फाइनेंशियल रिजिलियंस को रिप्रेजेंट करते हैं कि इन केस अगर फर्म डिफ़ॉल्ट होती है अपनी लाइबिलिटीज़ में तो वो अपने उसके पास कितने असेट्स हैं जिनको बेच करके वो अपनी लाइबिलिटी को पूरा कर सकती है। एंड दैट इज़ वाई गवर्नमेंट इज़ एक्चुअली आस्किंग ऑल द पब्लिक सेक्टर बैंक्स public sector undertakings to go for revaluation of their land and other real estate assets as well as disclose them, and the exercise being undertaken for the first time. And the very basic purpose of this particular exercise is just to lift the confidence of these firms in the market as PSU shares are undervalued when compared with the private peers. तो जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स के जो शेयर्स हैं जो ऑलरेडी फ्लोट कर रहे हैं गवर्नमेंट का ये कहना है कि वो अपने पीयर्स प्राइवेट पीयर्स के कंपैरिजन में अंडर वैल्यूड है एंड मे बी बिकॉज ऑफ द अंडर वैल्यूएशन ऑफ देयर फिक्स्ड असेट्स। और जो आने वाले हैं उनके लिए भी गवर्नमेंट ये चाह रही है कि हेल्दी डिमांड क्रिएट हो। सो इसी पर्टिकुलर इशू को ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट इज एक्चुअली डायरेक्टिंग ऑल द पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स टू गो फॉर दिस एक्सरसाइज।
even as the current accounting standard require public sector undertakings to declare only the book value of assets and the detail that actually government is seeking to include them into the recent public sector enterprises survey that is going to be prepared by Department of Public Enterprises DPE। और यही सर्वे शो करेगा किसी पर्टिकुलर पीएसयू के पास कितनी लैंड है और उस लैंड या रियल स्टेट असेट्स की क्या वैल्यू है। And once all these valuation is revised, so definitely it will give the investors more information, and definitely it would help to revive the investor interest and improve their market sentiments, जिसका इम्पैक्ट हमें कंपनीज के स्टॉक्स पर उनके शेयर्स पर भी देखने को मिलेगा एज पर गवर्नमेंट अजम्पशंस। जो ऑफिशियल्स इन्वॉल्व हैं उनका ये कहना है कि इस तरह की जब एक्सरसाइज होती है तो कंपनी इस तरह की एक्सरसाइज जनरली वैल्यूएशन रिलेटेड जितनी भी एक्सरसाइज हो, चाहे वो एम्बेडेड वैल्यूएशन रिलेटेड हो, चाहे वो मार्केट वैल्यूएशन को रिलेटेड हो, वो कंपनीज तभी करती हैं जब वो फंड रेजिंग के लिए जाती हैं। और हम जान रहे हैं रिसेंटली गवर्नमेंट इज फोकसिंग ऑन प्राइवेटाइजेशन एंड डिसइन्वेस्टमेंट। तो कुछ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स ऐसी हैं जिनके एसेट्स ऑलरेडी फ्लोट कर रहे हैं, कुछ हैं जो प्रिपेयर कर रही हैं। सो डेफिनेटली गवर्नमेंट का पर्पस यहाँ पर सिर्फ इतना ही है कि जो पीएसयूज प्राइम एसेट्स को होल्ड कर रही हैं, स्पेशली रियल स्टेट के केस में उनकी वैल्यूएशन दोबारा से किया जाए, क्योंकि मोस्ट ऑफ द पीएसयूज आर एक्चुअली होल्डिंग ऑल दीज असेट्स, रियल स्टेट असेट्स एट अ वेरी नॉमिनल प्राइस। सो वैल्यूएशन इज एक्चुअली लॉजिकल as well as it is desirable just to create the healthy demand for PSU's stocks in the market. So this is the market capitalization of central public sector enterprises, and this is their percentage in BSE market capitalization. तो in terms of rupees ट्रिलियन ये नंबर्स है, 13.91 ट्रिलियन रुपीस का मार्केट कैपिटलाइजेशन है अगर हम जितनी भी CPSEs हैं अगर उनको इंक्लूड करें तो। और अगर इन CPSEs का परसेंटेज शेयर देखें BSE की टोटल मार्केट कैप में तो इट इज़ जस्ट 5.23% एज ऑफ December 31, 2021। यहाँ पर आप ध्यान रखें दिस वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट द सेंट्रल CP और सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस CPSEs की बात कर रहे हैं। पब्लिक सेक्टर बैंक्स का इसमें इंक्लूजन, तो जितने भी पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं PSBs वो इसमें इंक्लूडेड नहीं है। और ऐसे एंटरप्राइजेस, ऐसी PSUs जहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट का स्टेक है वो भी इस मार्केट कैपिटलाइजेशन में इंक्लूडेड नहीं है। हेयर वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट सेंट्रली और सेंट्रल पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस, सेंट्रल गवर्नमेंट ओन जिसको हम सीधे बोल सकते हैं, उन एंटरप्राइजेस की बात हो रही है यहाँ पर। अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 2 दैट इज गिवन ऑन पेज नंबर 6। इट इज़ जस्ट लाइक अ ओपिनियन, जहाँ पर एक्सपर्ट जो है उन्होंने कहा है कि जो अपकमिंग बजट है उसमें ग्रोथ और इक्विटी दोनों पर बैलेंस स्टैब्लिश करना बहुत ज़रूरी है। देख लेते हैं न्यूज़ क्या है। बजट मस्ट स्ट्राइक अ बैलेंस बिटवीन ग्रोथ एंड इक्विटी। सो एज पर द Global Risk Report 2022, that is GRR 2022, social cohesion, erosion, livelihood crisis, mental health deterioration, all these are the immediate concern at a global level. Countries as well as the global institutions should immediately focus on these issues: social cohesion, erosion, लाइवलीहुड क्राइसिस, मेंटल हेल्थ डिटोरिएशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट और इमीडिएट कंसर्न लिस्ट किए हैं किसने? ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट ने, जो कि WEF वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम पब्लिश करता है। तो एक हफ्ते पहले ये रिपोर्ट आई है और उसने अपनी वर्चुअल मीट में इस पर्टिकुलर रिपोर्ट को रिलीज किया है। सो इन मीडियम टू लॉन्ग, क्लाइमेट चेंज, बायोडाइवर्सिटी लॉस एंड एक्सट्रीम वेदर्स आर द एरिया ऑफ मेजर वरी। तो बेसिकली इस पर्टिकुलर रिपोर्ट में जो मेजर रिस्क फैक्टर्स हैं उनको लिस्ट आउट किया है और उनको टाइमलाइन के अकॉर्डिंग डिवाइड किया गया है। कुछ पर्टिकुलर इश्यूज जो हैं वो इमीडिएट कंसर्न रिक्वायर कर रहे हैं, शॉर्ट टर्म कंसर्न रिक्वायरमेंट है और शॉर्ट टर्म में वो प्रॉब्लम कर सकते हैं ग्लोबल लेवल पे और हर एक कंट्री के लिए, कुछ मीडियम टर्म्स में और कुछ लॉन्ग टर्म्स में। तो शॉर्ट टर्म रिस्क, मीडियम टर्म रिस्क और लॉन्ग टर्म रिस्क आइडेंटिफाई किए हैं इस रिपोर्ट ने फॉर अप्रॉक्सीमेटली 124 कंट्रीज, जिसका डेटा जो एग्जीक्यूटिव ओपिनियन सर्वे है WEF का वहाँ से कलेक्ट किया गया है।
और अगर ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट को ध्यान से देखा जाए तो बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जिनमें बजट में या कंट्रीज अपने बजट में उन फैक्टर्स पर बहुत ज़्यादा या उन रिस्क फैक्टर्स पर बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देती। चाहे वो मेंटल हेल्थ डिटोरिएशन हो, चाहे वो सोशल कोहेजन को लेकर के हो, चाहे वो लाइवलीहुड क्राइसिस को लेकर के हो, बायोडाइवर्सिटी, क्लाइमेट चेंज, वेदर कंडीशंस को लेकर के हो। तो इस पर्टिकुलर ओपिनियन में ऑथर का ये कहना है, या हमें कह सकते हैं राइटर का ये कहना है, कि जो अपकमिंग बजट है उस बजट में गवर्नमेंट शुड फोकस मोर ऑन ग्रोथ एंड इक्विटी। ऐसा नहीं है कि सिर्फ पैंडेमिक की वजह से जो इकोनॉमिक लॉस हुआ है उसको बूस्ट करने के लिए, उसको ओवरकम करने के लिए जो फाइनेंशियल ईयर 23 का बजट आ रहा है उस पर फोकस किया जाए। इसके अलावा इक्विटी पर भी बहुत ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि पैंडेमिक में सोशल इनइक्वालिटी हो, चाहे लीगल इनइक्वालिटी हो या फाइनेंशियल इनइक्वालिटी हो, ये बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हुई है, स्पेशली कंट्रीज़ लाइक इंडिया। अगर इंडिया की बात करें तो रिसेंटली इनइक्वालिटी रिपोर्ट में इंडिया की जो रैंकिंग है वो और ज़्यादा ख़राब हुई है। और इन्हीं सारे वर्ल्ड रैंकिंग को देखते हुए प्रेजेंट जो राइटर हैं उनका ये कहना है कि देयर इज़ अ नीड फॉर इंडिया और स्पेशली फॉर गवर्नमेंट टू फोकस मोर ऑन इक्विटी एज वेल एज ग्रोथ इनटू द अपकमिंग बजट। हालांकि अगर रिपोर्ट्स की बात करें तो जो रिपोर्ट आ रही है, इंटरनेशनल रिपोर्ट्स और इंडाइसेस पब्लिश होती हैं, उसको लेकर के इंडिया में एक्सपर्ट्स का अलग अलग ओपिनियन है। कुछ का ये कहना है कि जानबूझ के इंटेंशनली इंडिया को लो रैंक पर रखा जाता है in order to discourage and have certain geopolitical advantage। इंडिया की रैंकिंग जानबूझ करके लो करी जाती है। कुछ मेथडोलॉजी पर भी क्वेश्चन मार्क उठाया जाता है कि मेथडोलॉजी जो डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उनके लिए अलग अलग होनी चाहिए। ऑल्दो अगर इन सारे फैक्टर्स को छोड़ भी दिया जाए, इसके बावजूद भी एक एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि पैंडेमिक के बाद भी जो अपनी इकोनॉमी है उसने रिजिलियंट फॉर्म में रिबाउंड किया है इनटू दिस फाइनेंशियल ईयर, जिसको कहीं भी एक्नॉलेज नहीं किया गया है। मोर पीपल इन द hinterlands हैव एक्सेस टू ब्रॉडबैंड इंटरनेट, ओवर 1.6 बिलियन वैक्सीन डोजेस हैव बीन एडमिनिस्टर्ड। ऑल दीज फैक्टर्स हैव बीन नेग्लेक्टेड इनटू ऑल दीज रिपोर्ट्स। लेकिन ऑथर का ये कहना है इन स्पाइट ऑफ ऑल दीज ट्रिमेंडस ग्रोथ और रिबाउंड बाय इंडियन इकोनॉमी वी कैन नॉट इग्नोर सर्टन फैक्टर्स और सर्टन सेक्टर्स, जैसे कि अनइवन ग्रोथ देखने को मिली है ऑल अक्रॉस द सेक्टर। इसको भी एक्नॉलेज करना पड़ेगा। अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशंस रहा है जो इकोनॉमिक ग्रोथ हुई है इंडिया की। ठीक है, इस बात तो एक्सेप्ट किया जा सकता है कि इंडिया ने इकोनॉमिक ग्रोथ अचीव करी, बट जो इकोनॉमिक ग्रोथ रही उसके जो बेनिफिट्स हैं वो अनइक्वली डिवाइडेड हैं। और हम रिसेंटली कुछ रिपोर्ट्स में देख रहे हैं जिस तरह से इंडिया में बिलियनियर्स की और रिचेस्ट की लिस्ट बढ़ रही है, उसको देखते हुए कहा जा सकता है कि वेल्थ का कहीं ना कहीं कॉन्सेंट्रेशन हो रहा है। रिसेंटली ऑक्सफैम इंडिया ने भी रिपोर्ट पब्लिश करी थी जहाँ पर इंडियन इकोनॉमी की इनइक्वालिटी को लेकर के बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म किया था कि इंडिया में बहुत ज़्यादा इनइक्वालिटी है, जिसकी वजह से 84% ऑफ द हाउस होल्ड इन द कंट्री suffered a decline in their income in a year marked by the tremendous loss of lives as well as the livelihood। और बिलियनर्स की बात करें तो बिलियनर्स का नंबर 102 से बढ़कर के 142 तक पहुंच गया इनटू द वेरी सेम ईयर। तो बिलियनर्स के केस में स्टॉक वेल्थ ग्रोथ देखने को मिल रही है, जबकि अगर इंडियन हाउस होल्ड्स की बात करी जाए तो 84% ने कहीं ना कहीं अपनी लाइवलीहुड्स या अपनी लाइफ्स में कुछ ना कुछ टर्बुलेंस देखा है। तो ऑथर का यहाँ पर कहना है कि वी मे इग्नोर द इंटरनेशनल रिपोर्ट्स, वी मे इग्नोर द अदर इंटरनेशनल फाइनेंशियल्स forecasting, but definitely if we see our domestic reports, indigenous report, नीति आयोग की जो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स रिपोर्ट रिसेंटली रिलीज हुई थी सितंबर 2021 में, उसने भी क्लियरली इंडिकेट किया था कि जो इंडिविजुअल्स हैं अलग अलग स्टेट्स में, जो कॉमन हाउस होल्ड्स हैं उनमें उनकी इनकम जो है वो अफेक्ट हुई है। दे रिलीज अ रिपोर्ट ऑन सितंबर 2021 विच सिंपली शोज दैट 18.6% ऑफ द पीपल इन गुजरात आर पुअर कंपेयर टू द केरला, दिल्ली, सिक्किम। तो स्टेट इनइक्वालिटीज़ को भी कहीं ना कहीं डिपिक्ट किया गया था उस मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स में, स्टेट्स को रैंक किया गया था। तो ऑथर का कहना है कि अगर आप इंडिजीनियस रिपोर्ट्स को देखें, अगर आप इंटरनेशनल रिपोर्ट्स को इग्नोर कर रहे हैं और अपने खुद की डोमेस्टिक और इंडिजीनियस रिपोर्ट्स को देखें, तो वो भी कहीं ना कहीं इनइक्वालिटी, इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड challenges, interstate related challenges, debt crisis, youth disillusionment,
फेलियर ऑफ टेक्नोलॉजिकल गवर्नेंस, डिजिटल इनइक्वालिटी, इन सब पर कहीं ना कहीं फोकस करती है। एंड इट इज़ अ टाइम फॉर द गवर्नमेंट टू रीस्टोर द ट्रस्ट एंड foster the cooperation within as well as between the countries into upcoming budgets. So the central government must avoid surcharges that need not to be shared with the state. So बहुत सारे इस तरह के जो सर चार्जेस है जैसे स्टेट से शेयर नहीं करते, इस तरह के सर चार्जेस को भी सेंटर जो है वो रिमूव कर सकती है। इट मस्ट इंक्रीज द काइंड ऑफ रिवेन्यू दैट पुट मोर मनी इन द हैंड्स ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, जैसे फेडरलिज्म को भी प्रमोशन मिले। और अगर सेक्टर्स की बात करी जाए तो हेल्थ केयर सेक्टर, एजुकेशन सेक्टर, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर, एग्रीकल्चर सेक्टर, इन सेक्टर्स पर अपकमिंग बजट में फोकस करने की ज़रूरत है एज पर द expert Mr. T.N.C. Raj Gopalan. So that is all about this particular editorial. Now let us look into the some other news clips. CII seeks extra 1% CSR for booster. So with occupancy rates in hospital remaining within manageable level during this particular third wave, CII is actually requesting the state governments to lift the restrictions on economic activities. So CII क्या है? Confederation of Indian Industry. It is an association that represent the industries into different level. तो CII ने बोला है कि जिस तरह से थर्ड वेव का इम्पैक्ट पड़ रहा है, जो हॉस्पिटलाइजेशन रेट है, इन्फेक्शन रेट है, वो ऑल सब मैनेजेबल रेट पर है। तो गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट को जो रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज किए हैं उनको अब रिलैक्स डाउन कर देना चाहिए, जिससे कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जो हैं वो रिज्यूम हो सके। बहुत सारे स्टेट ने स्ट्रिक्ट लॉकडाउन जैसी रिस्ट्रिक्शन इम्पोज किए थे जस्ट टू कर्ब द इंक्रीजिंग कोविड-19 केसेस और इंक्रीजिंग ओमिक्रॉन केसेस। तो जिस तरह से मैनेजेबल लिमिट्स में हॉस्पिटल में ऑक्यूपेंसी रेट्स है उसको देखते हुए सीआईआई ने सिंपली कहा है कि अब जो रिस्ट्रिक्शंस हैं वो थोड़े से रिलैक्स डाउन कर सकती हैं स्टेट गवर्नमेंट, क्योंकि हॉस्पिटल्स में इनफ ऑक्यूपेंसी है और जो खाली अवेलेबल फैसिलिटीज़ हैं उनकी भी सफिशेंट अवेलेबिलिटी है। जो सर्विसेज हैं, बेड्स हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर्स हैं, वो भी सफिशेंट और मैनेजेबल लेवल्स पर अवेलेबल हैं। सो इट इज़ टाइम टू इंक्रीज और रिलीज द रिस्ट्रिक्शंस ऑन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ एज पर द CII, जिससे कि जो इन कंपनीज़ को, इंडस्ट्रीज़ को लॉस हो रहा है बिकॉज ऑफ डिमांड, वो ना हो। इसके अलावा बूस्टर डोज और वैक्सीनेशन की पेस को इम्प्रूव करने के लिए भी CII ने एक सजेशन दिया है गवर्नमेंट को। द पर्टिकुलर इंडस्ट्री लॉबी ग्रुप हैज सेड द बजट एक्सपेक्टेड टू फोकस ऑन द वेज टू स्ट्रेंथन द इकोनॉमिक रिकवरी, और इसीलिए CII का ये कहना है कि गवर्नमेंट शुड इनकरेज द इंडस्ट्री टू डिप्लॉय मोर कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फंड फॉर प्रोवाइडिंग द प्रिकॉशनरी शॉट्स टू द कम्युनिटी। तो ये बोला है CII का, ये अपना ओपिनियन है कि जो 2% का CSR का जो फंड है उस पर कैप लगा करके 1% मैंडेटरी कर दिया जाए। किस पर? वैक्सीनेशन की ड्राइव पर खर्च करने के लिए। इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि इंडस्ट्री जो है उसका कॉन्ट्रीब्यूशन जो है वो वैक्सीनेशन में इंक्रीज होगा। CSR नॉर्म्स के तहत जो एक्सपेंडिचर होता है वो एक जो थर्स्ट एरिया है वहाँ पर होगा। एंड अपार्ट फ्रॉम इट इंडस्ट्री इज रेडी टू कंट्रीब्यूट एन एडिशनल 1% अंडर द CSR नॉर्म्स टू द नेशनल वैक्सीनेशन मिशन अपार्ट फ्रॉम द मैंडेटेड 2%। इसके अलावा इंडस्ट्री ने और CII ने यह भी कहा है कि अगर आप ये नहीं करते तो आप 3% कर दीजिए। वी आर रेडी टू स्पेंड 1% मोर फॉर वैक्सीनेशन। कहीं ना कहीं इंडस्ट्री को भी पता है अगर वैक्सीनेशन की जो पेस है वो इंक्रीज होगी तो ये जो इकोनॉमिक रिस्ट्रिक्शंस हैं वो रिलीज़ होंगे, और अगर इकोनॉमिक रिस्ट्रिक्शंस रिलीज़ होंगे तो जो डिमांड है, सप्लाई है, वो सब डिमांड साइड फैक्टर, सप्लाई साइड फैक्टर्स पर जो रिस्ट्रिक्शंस लगा है वो सब भी रिलीज़ होगा। एंड दैट मे लीड्स टू द मोर रिजम्पशंस और मोर इकोनॉमिक एक्टिविटी जो कि उनके लिए प्रॉफिटेबल है। दैट इज़ वाई इंडस्ट्री इज प्रपोजिंग कि हम 1% ज़्यादा खर्च करने को तैयार हैं फॉर अंडर CSR फॉर इंक्रीजिंग द वैक्सीनेशन और बूस्टर डोज। तो फिलहाल ये सारे रिक्वेस्ट हैं, मैं कह सकते हैं सजेशंस हैं CII के साइड से टू स्टेट गवर्नमेंट, टू सेंटर गवर्नमेंट। लेट अस सी हाउ सेंटर गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट विल रिस्पॉन्ड इट ऑन बैक। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप। कंपनीज होप फॉर सोप्स इन बजट टू बूस्ट कैपिटल एक्सपेंडिचर। करंट जो फाइनेंशियल ईयर है उसमें जो बजट प्रेजेंट होने वाला है
फॉर अपकमिंग फाइनेंशियल ईयर 23, उसको लेकर के सेंटर गवर्नमेंट बहुत क्लियर है, यूनियन गवर्नमेंट बहुत क्लियर है, जिसका ये कहना है कि आगे आने वाले बजट में गवर्नमेंट विल ट्राई टू इंक्रीज द कैपिटल एक्सपेंडिचर फ्रॉम गवर्नमेंट एज वेल एज फ्रॉम द प्राइवेट सेक्टर साइड। तो उसी को लेकर के जो इंडियन कंपनीज हैं, दे आर एक्सपेक्टिंग जनरस टैक्स इंसेंटिव फ्रॉम द यूनियन गवर्नमेंट इनटू अपकमिंग बजट। तो फाइनेंशियल ईयर 23 के बजट में जैसे ही गवर्नमेंट ने अनाउंस है, गवर्नमेंट विल ट्राई टू बूस्ट द कैपिटल एक्सपेंडिचर अपार्ट फ्रॉम अदर एक्सपेंडिचर। उस इमीडिएटली जो कंपनीज थे उनकी एक्सपेक्टेशन बढ़ गई कि जो आने वाला बजट है उसमें शायद गवर्नमेंट जो है बहुत सारे टैक्स इंसेंटिव्स, टैक्स ऑप्स प्रोवाइड करेगी प्राइवेट सेक्टर को, जस्ट टू रिज्यूम द कैपिटल एक्सपेंडिचर बाय देम, जो कि पिछले 2 सालों से पोस्टपोन पड़े। पैंडेमिक की वजह से बहुत सारी प्राइवेट कंपनीज ने अपने कैपिटल एक्सपेंडिचर्स के जो प्लान थे उसको पोस्टपोन कर दिया था। क्यों? क्योंकि पैंडेमिक ब्रिंग्स द अनसर्टनिटी, डिमांड सप्लाई साइड जो फैक्टर्स है वो प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहे थे। तो प्राइवेट कंपनीज तो प्रॉफिट पर काम करती है, उनको कहीं से भी प्रॉफिटेबल नहीं दिख रहा था, तो दे हैव पोस्टपोन देयर कैपिटल एक्सपेंडिचर प्लान। बट नाउ इंडियन कंपनीज आर एक्सपेक्टिंग मोर टैक्स इंसेंटिव फ्रॉम द यूनियन गवर्नमेंट, और उनका ये कहना है कि अगर इस तरह के टैक्स इंसेंटिव्स उन्हें प्रोवाइड किए जाएंगे तो वो उन्हें हेल्प करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा कैपिटल एक्सपेंडिचर करने के लिए। कंपनीज विल इन्वेस्ट मोर इन बिल्डिंग कैपेबिलिटीज इनटू अपकमिंग ईयर्स। और कहीं ना कहीं कंपनीज जो हैं, इंडस्ट्री रिप्रेजेंटेटिव बॉडीज, दे आर एक्चुअली अप्रेजिंग पीएलआई और पीएलआई प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम्स, और इसमें और ज़्यादा एलोकेशंस की भी बात हो रही है। कंपनीज का ये कहना है कि गवर्नमेंट शुड ब्रिंग और शुड ऑल्सो टेक स्टेप्स टू बूस्ट द कंज्यूमर डिमांड। पीएलआई से तो कहीं ना कहीं आप कैपिटल एक्सपेंडिचर बूस्ट कर रहे हैं, लेकिन कंज्यूमर डिमांड को भी बूस्ट करना ज़रूरी है। हम क्यों कैपिटल एक्सपेंडिचर या ऑपरेशनल एक्सपेंडिचर करेंगे इफ़ देयर इज़ नो डिमांड इन द मार्केट? और अनसर्टनिटीज़ को देखते हुए कंज्यूमर डिमांड्स बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हुई है, और अभी भी बहुत ज़्यादा इनकरेजिंग साइन नहीं आ रहे हैं कंज्यूमर डिमांड्स। तो प्राइवेट सेक्टर का कहना है, अपार्ट फ्रॉम बूस्टिंग द कैपिटल एक्सपेंडिचर फ्रॉम द बोथ साइड, गवर्नमेंट एज वेल एज प्राइवेट, गवर्नमेंट शुड ऑल्सो फोकस ऑन बूस्टिंग द कंज्यूमर डिमांड। Recently, statistics released by RBI shows that Indian banks had sanctioned approximately 75,558 crore in up 2020 new projects, and it is a record low in the pandemic hit financial year that is going to end on, or that is ended in financial year 2021। और अभी तक की आरबीआई की हिस्ट्री में सबसे लो लेंडिंग रेट रहा है, और अगर यही लेंडिंग रेट रहा और इसी तरह का लेंडिंग रेट रहा तो दिस इज नॉट द साइन ऑफ सिग्निफिकेंट पिक इनटू द इकोनॉमी। एंड इसी कई सारे डेटा को देखते हुए दे आर एंटिसिपेटिंग दैट गवर्नमेंट शुड प्रोवाइड मोर टैक्स इंसेंटिव, गवर्नमेंट शुड प्रमोट द कंज्यूमर डिमांड, गवर्नमेंट शुड प्रमोट द लोन डिसबर्समेंट्स। बहुत सारी स्कीम्स को एंटिसिपेट किया जा रहा है, बट बजट कैसा आएगा ये, और क्या गवर्नमेंट किस तरह की स्कीम्स लाएगी, ये आगे देखने पर पता चलेगा। एंड दिस इज द इंफ्रास्ट्रक्चर बजट विश लिस्ट। एज आई डिस्कस, हेल्थ पर हमने डिस्कस किया, एग्रीकल्चर पर हमने डिस्कस किया, टेक्सटाइल पर डिस्कस किया, एंड दिस इज द विश लिस्ट फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर। व्हाट आर द की चैलेंजेस? अगर अलग अलग सेक्टर्स की बात करी जाए तो डोमेस्टिक जो एयर ट्रैफिक है वो हालांकि रिकवर कर गया है, लेकिन पैंडमिक के ड्यूरेशन में दैट हैज़ बीन हिट वेरी मच बिकॉज ऑफ द रिस्ट्रिक्शंस ऑन एयर ट्रैवल। लेकिन अगर इंटरनेशनल ट्रैवल की बात करी जाए तो उसको लेकर के अभी भी अनसर्टनिटी बनी हुई है, जिसकी वजह से रिकवरी ऑफ नॉन एयर रेवेन्यूज स्पेशली फ्रॉम ड्यूटी फ्री विच इज सीवियरली इम्पैक्टेड ड्यू टू द कोलैप्स ऑफ इंटरनेशनल टैरिफ। तो ऑलरेडी एयर लाइंस की जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो इम्पैक्ट हो रहे थे, डेफिनेटली उस केस में इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट अभी या कैपिटल एक्सपेंडिचर अभी नहीं हो सकता, एंड दैट इज़ वाई देयर इज़ अ नीड टू बूस्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर सेक्टर। अगर रोड सेक्टर की बात करी जाए तो नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोग्राम में सबसे ज़्यादा जो एलोकेशन हुआ है वो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर को हुआ है, लेकिन बोरोइंग जो है वो 65,000 करोड़ तक लिमिटेड है फॉर NHAI। तो ऐसा एंटिसिपेट किया जा रहा है कि जब बजट फ्री जब अपकमिंग बजट आएगा उसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा सपोर्ट प्रोवाइड किया जाएगा इन ऑर्डर टू कंस्ट्रेन or remove the constraint by large fiscal deficit।
इसी तरह रिफॉर्म्स जो हैं वो पोर्ट्स के केस में भी रिक्वायर्ड हैं इन ऑर्डर टू एक्सेलरेट द इंफ्रास्ट्रक्चर बूस्ट। तो दिस इज़ द इंडस्ट्री एक्सपेक्टेशन की रोड को लेकर के और ज़्यादा बजट दिया जाए। रेलवे में जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको बूस्ट करने के लिए कई सारे नए प्रोजेक्ट्स लाएँ, कमर्शियल पॉलिसीज़ और स्ट्रैटेजीज अनाउंस करे गवर्नमेंट, जिससे कि जो कार्गो है उसको लेकर के जो चैलेंजेस हैं, कार्गो मूवमेंट को लेकर के जो चैलेंजेस हैं वो ओवरकम हो सके। पोर्ट के केस में 8 से 10 नए ट्रिपल बी प्रोजेक्ट्स के अनाउंसमेंट की एंटिसिपेशन कर रही है इंडस्ट्री। लेट अस सी गवर्नमेंट कितना पोर्ट्स में एलोकेशन करती है। एयरपोर्ट्स को लेकर के भी बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन इंडस्ट्री की एलोकेशन ऑफ हायर अमाउंट ऑफ आरसीज अंडर उड़ान स्कीम टू प्रमोट द रीजनल एयर कनेक्टिविटी, लोअरिंग ऑफ टैक्सेस, जैसे कि जो फ्यूल को लेकर के जो चार्जेस बढ़ रहे हैं और जिस तरह से फुटफॉल डिक्रीज हो रही है उसको लेकर के जो लॉस हो रहे हैं एविएशन को, उसको ओवरकम किया जा सके। अपार्ट फ्रॉम इट दे आर ऑल्सो एक्सपेक्टिंग अनाउंसमेंट ऑफ इंसेंटिव्स टू एमआरओ इंडस्ट्री बाय लोअरिंग द टैक्स रेट्स। और सस्टेनेबल एविएशन को लेकर भी जो इंडस्ट्री है वो मेजर अनाउंसमेंट एंटिसिपेट कर रही है गवर्नमेंट से। अगर इन्वेस्टमेंट की बात करी जाए इनटू ऑल अक्रॉस दी सेक्टर, एनर्जी, एयरपोर्ट, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड्स, अर्बन, रेलवे, इरिगेशन, पोर्ट्स, इन टर्म्स ऑफ लाख्स एंड करोड़, तो हम ये देख सकते हैं फाइनेंशियल ईयर 22 से लेकर के फाइनेंशियल ईयर 25 तक का। तो 22 में ये एंटिसिपेट किया जा रहा है कि इस बार जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, मोर स्पेसिफिकली एयरपोर्ट सेक्टर में, वो सबसे ज़्यादा आना चाहिए, क्योंकि दिस वॉज अ सेक्टर दैट वॉज सीवियरली इम्पैक्टेड बाई पैंडेमिक। एक्सपर्ट्स के अगर पॉइंट ऑफ व्यू की बात करी जाए तो एक्सपर्ट्स आर एक्चुअली आस्किंग द गवर्नमेंट टू प्रोएक्टिवली एड्रेस द स्ट्रेस सेक्टर्स, एविएशन सेक्टर, रेलवे, इन सबको रिवाइव करने की ज़रूरत है विद रिस्टोरिंग द प्राइवेट सेक्टर कॉन्फिडेंस इनटू दिस, देन ओनली अ सस्टेनेबल, एफिशिएंट एंड resilient ट्रांसपोर्ट कैन बी इमर्ज। और उसके लिए इन्वेस्टमेंट, पॉलिसी रिफॉर्म्स, लार्ज प्रोजेक्ट्स, ट्रिपल प्री ट्रांजेक्शन्स, इन सब की ज़रूरत है। तो ये कुछ एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि देयर इज़ अ टाइम फॉर द गवर्नमेंट टू डेवलप द रिजिलियंट ट्रांसपोर्ट that can actually stand with pandemic like situation. Apart from it, two main areas that has been highlighted by the experts are train connectivity, train network and power generation. तो एक एक्सपर्ट्स का ये भी कहना है कि इस पर्टिकुलर दो सेक्टर्स पर भी फोकस करने की ज़रूरत है, क्योंकि ट्रेन कनेक्टिविटी, डिले इन ट्रेन इज़ वेरी वेरी मच इन इंडिया। तो इस पर्टिकुलर सेक्टर को, इस पर्टिकुलर एरिया को भी अपग्रेड किया जा सकता है। अपार्ट फ्रॉम इट, पावर जनरेशन कैपेसिटी को भी बूस्टअप करने की ज़रूरत है। मोर स्पेसिफिकली इट शुड बी अलाइंड विद द इंटरनेशनल कमिटमेंट ऑफ इंडिया, जो कि इंडिया ने एमिशन को लेकर के इंटरनेशनल फोरम्स में किए हैं। तो उससे अलाइन करते हुए इंडिया की पावर जनरेशन सेक्टर को भी बूस्ट करने की ज़रूरत है। तो ये दो एक्सपर्ट्स के अपने एंटिसिपेशन हैं बजट से। बजट में कितना गवर्नमेंट करती है ये बजट आने के बाद ही पता चलेगा। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप। आरआईएल में रिवर्स फीबल स्टॉक शोइंग ऑन स्टॉक आउटलुक। अक्टूबर से दिसंबर क्वार्टर की जो रिजल्ट्स हैं उसमें आरआईएल ने एक स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस रजिस्टर करी है ऑल अक्रॉस द वर्टिकल्स ऑफ बिजनेस, जिसकी वजह से मार्जिनल अपवर्ड रिविजन्स देखने को मिला है प्रॉफिट मार्जिन्स पर और अदर एस्टिमेट्स पर। एंड ऑल दीज रिजल्ट्स आर एक्चुअली एक्सपेक्टिंग टू सपोर्ट द स्टॉक प्राइस ऑफ रिलायंस इंडस्ट्री, जो कि कंट्री की मोस्ट वैल्यूड कंपनी है अभी तक। और जिस तरह से फैक्टर्स इकोनॉमी में काम कर रहे हैं, एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि आगे आने वाले टाइम में आरआईएल की जो परफॉर्मेंस है वो और ज़्यादा इम्प्रूव करेगी। तो एंटिसिपेशन जो है आरआईएल के परफॉर्मेंस को लेकर के वो भी बहुत ज़्यादा है। एज गिवन द कंटिन्यूड स्ट्रेंथ इन रिफाइनिंग, higher gas price, telecommunication tariff hike, all these factors are actually leading or anticipating more growth, more profit margin, more or revised or upward revision of estimates from RIL. तो क्वार्टर 3 के रिजल्ट्स के बाद से आरआईएल के जो स्टॉक परफॉर्मेंस है वो अच्छी एंटिसिपेट करी जा रही है, और ये अभी और टाइम तक आरआईएल के परफॉर्मेंस अच्छी एंटिसिपेट कर रहे हैं एक्सपर्ट्स, मार्केट participants, depending on number of factors. So that is all for today, students. If you want lecture PDF, you can join my Telegram channel. You can also follow me on other social media platforms. If you have any query and suggestion, you can write on comment section below. Please like, share and subscribe. Thank you.